दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई, आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो गलतफहमी है। मैं अगर मेरे जुमले से ये मदनत निकला या मैंने कहा तो ये जुमला मैं वापस लेता हूँ। ये मेरा मतलब ही नहीं था कि मेजॉरिटी डिसाइड करेंगे। मेजॉरिटी डिसाइड करे तो दुनिया में बड़ी। वैसे आपने कहा था ये जुमला, अच्छा हो सकता है, मैं मान रहा हूं। बाद में रिकैप कर। आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? चूंकि दो ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टीजेंसी वर्ड ठीक से समझता नहीं, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो आप ज़रा सिंपल ज़बान में सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूं। और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया, एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं। कौन सा? और ना ही अभी आपका क्लोजिंग आर्गुमेंट आएगा, नहीं, वो बता देना। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कंटीजेंसी का मतलब। अब मैं कैसे समझाऊं आपको? आपस में आप और कितने आसानी से समझाऊं मैं, मुझे तो नहीं समझ में। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। प्रूफ है, मैंने कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट दिया, इसे तोड़कर दिखाइए। ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। सारे मतलब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं पता। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजियन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुब्तला हैं। अल्कोहलिक होते हैं, ये टेंडेंसी है मजहब की कि वो बढ़ता है, जैसे कैंसर बढ़ता है, जैसे शराब बढ़ती है। कुछ लोग होंगे जो उसे सही तरह से यूज करते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे मुफ्ती साहब भी उनमें से एक हैं, इनसे बहुत खुशी हुई मुझे इनसे मिलकर। लेकिन कितने लोग हैं कि आज आप देखते हैं दुनिया में जो तबाहियां हैं, इनमें कितना हाथ है उन लोगों का जो बिलीवर कहते था मजहब ये नहीं कहता, ना कहता होगा, मगर जब ये मजहब पीते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। थोड़ा सा अगर हो तो शायद बहुत अच्छी बात, लेकिन शराब थोड़ी सी नहीं रहती, उसमें टेंडेंसी है। पहले थोड़ा सा अगर 2-3 कैंसर के सेल हो ना बॉडी में तो आदमी स्लिम रहेगा, लेकिन वो 2-3 सेल नहीं रहते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। कि 2 पैक शराब पी लें तो वो उतने पे नहीं रहता, बढ़ जाता है। यही मामला मजहब के साथ है। 2 पैक आप पी लें बढ़ेगा। तो ये एक ऐसी मिसाल है, इसको कहीं भी फिट कर लें कि आप एथिज्म पे जब फिट करें, जब आप 2 पैक एथिज्म का लेंगे ना तो वो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनेगा। थैंक यू। अब ये हम सोचें कि बहरहाल ये वजूद जो है मजहब और ये बिलीव इन गॉड इंसान को बेहतर बना देता है। तो एक काम कीजिए, हिंदुस्तान वर्ल्ड का नक्शा लीजिए और मार्क कीजिए कि रिलीजन कहाँ कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कहाँ, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो या मिडल ईस्ट हो या फार ईस्ट हो या हिंदुस्तान के वो इलाके जहाँ मजहबियत ज़्यादा है। रख दीजिए नक्शा अलग। अब दूसरा नक्शा कि कहाँ कहाँ नाइंसाफ़ी, रिप्रेशन, औरतों के हुकूक की पामाली, जुल्म, डिक्टेटरशिप कहाँ है, नक्शा एक ही होगा।
सपने देखने के लिए तो कौन मना कर सकता है भाई। चीज इन्होंने कहा वर्ल्ड का नक्शा लीजिए, वर्ल्ड मैप लीजिए, दो अलग अलग जगह की। हजरत मैंने ये होमवर्क किया था और मैंने मिडिल ईस्ट का एक नक्शा लिया और यूरोप का एक नक्शा लिया, ये मजहबी इलाका और ये लिबरल और एथीस्ट इलाका। मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा रेप केसेस जो हैं वहां पर है। मुझे ये पता चला यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं ये अपने घर से नहीं लेके आ रहा, कि जो वर्किंग वुमेन है यूरोपियन कंट्रीज में उसमें 81% वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट का वर्क में शुमार हो रही है। ये मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है, वो मजहबी लोग हैं इसलिए नहीं हो रहा है। मेरा फेथ नहीं है, तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मांगता है आपसे, हर मजहब फेथ मांगता है। फेथ का मतलब यह है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को, जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। ये चीज है। अभी साइंस बिल्कुल दावा नहीं करती, या कोई फिलोसफर ये दावा नहीं करता कि हमें सब मालूम, बल्कि वो कहता है कि हमें जितना मालूम होता है उससे ये मालूम होता है कि हमें कितना कम मालूम। तो हम अपनी जहालत से लड़े, उसकी परस्तिश न करें। जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम, अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हर्ज है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं। द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है। मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं, कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फैलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इंफिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल हैं या नहीं। अगर पॉसिबल हैं तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू। बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे कुछ और कहने को था भी नहीं। ये सारी बहस हो गई। अब मुफ्ती साहब और बड़े मुफ्ती साहब, इन साथ के साथ मैं खाना खाने वाला हूँ।